ऑलराइट, सो जस्ट रीड दिस क्वेश्चन बेटा, ये मैं खुद कराऊंगा आपको पूरा सवाल। इसमें हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है। इसमें एएस के रेशियोज का भी यूज है। मैंने आपसे कहा था कि A2 के अंदर एएस के रेशियोज भी एग्जामिन होते हैं। सो जस्ट रीड दिस क्वेश्चन। 3 more minutes. All right, 2 more minutes, beta. Hurry up. One more minute. Last few seconds. All right. So let's begin. अच्छा, पहली बात तो बता दो, थोड़ी सी सवाल में गलती है बेटा।
वो गलती पहले नोट कर लें। दिस इज नॉट नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट परसेंटेज नहीं है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ये से क्वेश्चन में गलती हुई है। दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज विच इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू। ठीक है, ऑलराइट। सो मैं आपको जो है इसके लिए 7 मिनट्स दे रहा हूँ। आप एक अटेम्प्ट करें इनकम स्टेटमेंट बनाने की। दिस इज जस्ट लाइक एएस में जैसे आप रेशो से फाइनल अकाउंट्स बनाते थे वैसे ही है। सो यू हैव 7 मिनट्स, ट्राई टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट योरसेल्फ एंड लेट्स सी हु गेट्स द आंसर करेक्ट। अगर आपके आंसर्स आते रहें तो चैट पे बताते रहें, ठीक है। 7 मिनट के बाद मैं खुद बनवाना शुरू करूंगा इसको। आई एम स्टॉपिंग द स्क्रीन शेयरिंग फॉर नाउ, ठीक है। आई एम हियर विद यू ओवर द माइक। आप इसको अटेम्प्ट करें। अगर किसी के आंसर्स आ जाते हैं तो वो चैट पे बताते रहें, मैं कंफर्म करता रहूँगा और 7 मिनट के बाद मैं इसका सॉल्यूशन खुद से स्टार्ट करूँगा। सर एक में स्क्रीन शेयर कर दे, वो स्क्रीनशॉट लेना है। जी बेटा। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? यस सर। Alright. So you have 7 minutes starting from now. It's 10:26 on the clock. जी आमीन, बिल्कुल प्रॉफिट फॉर द ईयर पूरा निकालना है। पहले अगर ग्रॉस प्रॉफिट तक निकालें तो वो कंफर्मेशन ले लेना मुझसे पहले। 5 more minutes.
जी यामीन, जीपी सही है आपका बेटा। जी आलियान, आपका भी जीपी ठीक है। यामीन, प्रॉफिट फॉर द ईयर गलत आया है। हरीश, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा हूँ। सारे रेशियोज निकालने हैं मैंने। जो एससी लिया है, एससी मींस एससी लिया है, इसी में एडजस्टमेंट है खाली। मैं समझा नहीं बेटा आपका सवाल हरीश। सर मैं कह रहा हूँ मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया ना उसमें खाली एडजस्टमेंट है, तो कौन कौन से रेशो निकाल मुझे वो नहीं समझ आ रहा। वो फुल क्वेश्चन वही है पूरा। इनकम स्टेटमेंट बनानी है बस उसी इंफॉर्मेशन से। All right, last few seconds. All right, let's begin. I'm starting the screen sharing again. अच्छा, जब इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो इनकम स्टेटमेंट के रेशियोज का ज़ाहिर है हम यूज़ करेंगे। सो हमारे पास जो इन्फो दी हुई है, दे हैव गिवन अस ऑलरेडी रेवेन्यू फॉर द ईयर। ठीक है, इन्वेंट्री दी हुई है, और इन्वेंट्री ये क्योंकि हमारा ईयर एंड 31 में 2010 है तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री दे दी है उसने हमें। ठीक है, और व्हाट एल्स इज गिवन यहाँ पर तो नीचे और बाकी बस ये बताया हुआ है कि गुड्स जो हैं वो क्रेडिट पे लिए हैं सारी आपने। और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, और इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। सो लेट्स सी वेयर डू वी एंड अप। सो वी आर प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट। आई गिव अ शॉर्ट हेडिंग। ठीक है, आपने प्रॉपर हेडिंग देनी होगी। सो इनकम स्टेटमेंट रेवेन्यू। So revenue is given to us as 870,000.
सो 870,000 रेवेन्यू हो गया, ठीक है। और हमारा जीपी रेशो है, जीपी रेशो सेल्स पर लगता है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, मार्जिन है, मार्जिन इज अप्लाइड ऑन सेल्स, तो 40% सेल्स का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। सो ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 40% ऑफ सेल्स विच इज 870,000। तो सेल्स का जब हम 40% लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 348,000। ये हमारा जीपी हो गया। अब किसी सवाल में सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स से आगे आप नहीं जा सकते, लेकिन इस सवाल में क्योंकि इसने ओपनिंग इन्वेंट्री भी दे दिया है तो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स से आगे जाने की भी कोशिश करेंगे इसके अंदर। अगर ये नहीं देता इन्वेंट्री वगैरह तो हम फिर से कॉस्ट ऑफ सेल्स ही मैक्सिमम निकाल सकते थे, ठीक है। ऑलराइट, सो हमारे पास पहले तो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लेते हैं, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी बिटवीन रेवेन्यू एंड ग्रॉस प्रॉफिट। सो 870 में से आप 348,000 अगर माइनस करें तो दैट इज 522,000। तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स की टोटल फिगर पता चल गई, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ सेल्स का पूरा ब्रेकअप है वो अभी हमने देखना होगा। इसके अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री है, ठीक है, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। और ये प्लस माइनस के साइन नहीं शो करेंगे, फुल फॉर्म लिखेंगे आप लोग खुद से, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री की ऐड और लेस लिखेंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें पता है वो ये पता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी 27,000, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स सी और हमें क्या दिया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर भी है, ठीक है। सो रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर का भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास दो फिगर्स मिसिंग है यहाँ पे हमारे पास परचेजेस का फिगर भी मिसिंग है और क्लोजिंग इन्वेंट्री का भी फिगर मिसिंग है, ठीक है। सो अब हमें परचेजेस और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो देखना है। इन्वेंट्री हमें ओपनिंग दी हुई है 27,000, वो हमने लिख ली, ठीक है। सो रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज। जी शाबाश। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, वो नंबर ऑफ टाइम्स के लिए होता है बेटा, ये हमें डेज में या मंथ्स में गिवन है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है ये बताइए। सर आगे 365 मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, यहाँ 365 नहीं करेंगे बेटा, यहाँ 12 करेंगे क्योंकि मंथ्स हैं, ठीक है। और इसको रेशो को हमें उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि हम एवरेज इन्वेंट्री लेंगे अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटू 365, तो डेज के लिए होता है, लेकिन क्योंकि इसने चालाकी करके मंथ्स में दे दिया है तो इंटू 12 करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आएगा। सो रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो है 1 मंथ इज इक्वल्स टू एवरेज इन्वेंट्री अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास आ चुकी है 522,000, ठीक है। टाइम्स 12, सो ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 522,000 इंटू 1 दैट्स 522,000 और इंटू 12 इधर था, ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री का आंसर, ठीक है। सो लेट्स क्विकली डू द मैथ हियर। 522,000 divided by 12 that is 43,500। so average inventory की हमारे पास वैल्यू आ गई 43,500। now we know कि average inventory कैसे कैलकुलेट होता है। so average inventory is basically opening inventory plus closing inventory divided by 2,
so that is equals to 43,500. ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू 27,000 हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये रही. सो 27,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री जो डिवाइडेड बाय 2 था वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दैट विल बी 87,000, राइट. फिर हमारे पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगा वो 87 माइनस 27,000 आ जाएगा. सो दैट विल बी 60,000. तो ये हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई बेटा 60,000. तो ये हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को यहाँ लिख देंगे 60,000. अब हमारे पास जो परचेजेस हैं वो एज अ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा क्योंकि हमें टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स मालूम है. कैसे आएगा अभी देखते हैं. देखो, सो ओपनिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज कॉस्ट ऑफ सेल्स. सो कॉस्ट ऑफ सेल्स का फिगर 522,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000, ओपनिंग इन्वेंट्री इज 27,000 और परचेजेस को हम पी ले लेते हैं. सो नाउ सॉल्व इट. ये साइड चेंज होंगी तो 522,000 में 60 ऐड हो जाएगा. सो 522 प्लस 60 और 27 माइनस हो जाएगा. सो परचेजेस की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 555,000. ठीक है, सो ये परचेजेस की हमारे पास वैल्यू आ गई 555,000. अब देखो ये एएस वाला स्टफ है, ये इसने A2 में भी पूछा हुआ है. सो समटाइम्स ही काइंड ऑफ गिव दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस A2 के अंदर भी. ठीक है, ऑलराइट. अब हमारे पास जीपी आ गया. अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन गिवन था, सो दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू सेल्स. ये भी सेल्स पे लग जाएगा, यानी कि हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 15% ऑफ सेल्स है. सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट is 15% of sales. सारी वर्किंग्स क्वेश्चन में जरूर दिखाया करें. ठीक है, तो हमारे पास 870,000 में जब हमने 15% लगाया तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 130,500. अब हमारे पास बीच की जो बैलेंसिंग फिगर है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की हो जाएगी. ये भी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी हमारे पास. ठीक है, सो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 217,500. ऑलराइट. अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद आपको पता है इंटरेस्ट और टैक्स माइनस होता है. सो इंटरेस्ट माइनस होगा फाइनेंस कॉस्ट के नाम से. अगर क्वेश्चन में है तो मेंशन करें वरना नहीं करें. तो क्वेश्चन में डेफिनेटली दिया हुआ है हमारे पास. पॉइंट नंबर 6 देखेंगे. 6% डिबेंचर इंटरेस्ट 1 लाख पे लगेगा. ठीक है, सो दैट इज 6% इंटू 100,000 एंड दैट इज 6,000. ठीक है, और फाइनेंस कॉस्ट के बाद टैक्स वगैरह है ही नहीं, क्वेश्चन में कोई मेंशन ही नहीं है. सो दैट इज इट. दिस विल गिव यू द फाइनल आंसर. दैट विल बी 124,500 और ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर. डू नॉट कॉल दिस नेट प्रॉफिट. मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा समझाया है, मार्क्स कटेंगे, नेट प्रॉफिट नहीं बोलना. अगर टैक्स होता तो वो भी आता डेफिनेटली. तो बेटा ये हो गई हमारी इनकम स्टेटमेंट. ऑलराइट, सो डू वी हैव एनी क्वेरीज? सबको या समझ आ रहा है? बिल्कुल बेटा, अगर समझ आ गया तो एक ओके का मैसेज लिख देंगे, और अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप पहले मुझसे वो पूछ लीजिए क्विकली. हरिया बेटा, क्विकली ओके का मैसेज आ जाए जल्दी से. रेट ऑफ इन्वेंट्री का एक दफा फॉर्मूला बता दें. बेटा अगर डेज में होगा ना तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटू 365. मंथ्स में होगा तो इंटू 12. और अगर नंबर ऑफ टाइम्स में होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. दैट इज इट. ओके. बेटा 2-3 बच्चे रह गए, जल्दी से एक जरा मुझे ओके का मैसेज लिख दें. कोई खरी अब ऑलराइट, गुड.
अच्छा यहाँ में बेटा मैं एक बात और बता दूं आपको कि कुछ बच्चे ना सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स पे लाके छोड़ देंगे, मतलब सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर निकाली, इसका ब्रेकअप ही निकाला परचेजेस और क्लोजिंग इन्वेंट्री का। अगर ये इंफॉर्मेशन से निकल सकता है जिस तरह इस सवाल में निकल सकता था और आपने नहीं निकाला तो आपके मार्क्स यहाँ लूज होंगे, ठीक है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर। ऑलराइट, तो ये हमने इनकम स्टेटमेंट बना दी। उसने हमसे, क्योंकि पुराना सवाल है ना, तो उसने हमसे अप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से पूछा है। बट आई हैव टोल्ड यू, जब मैंने कंपनी अकाउंट्स भी करवाया था आपको, कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली जो सौसे का रिटेन अर्निंग्स पोर्शन होता है ना, वो है रिटेन अर्निंग्स पोर्शन सौसे का, ठीक है। तो ये बेसिकली वो होता है। तो सौसे का जो रिटेन अर्निंग्स पोर्शन है बेसिकली वो इसने हमसे मांगा है। तो ब्रीफ हेडिंग दे रहा हूँ, आप प्रॉपर हेडिंग दीजिएगा। ये मैं नई टर्म यूज कर रहा हूँ, उसने पुरानी टर्म यूज की हुई है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऑलराइट, सो सबसे पहले आपको पता है ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं। सो रिटेन अर्निंग्स का ओपनिंग बैलेंस पहले आ जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखिएगा तरीके से डेट के साथ। सो बैलेंस एज एट हमारा ईयर एंड 31 मई है, सो जून 1 और 2010 ईयर एंड है, तो स्टार्टिंग होगा 2009 से, ठीक है। तो पहले पूरा प्रोफार्मा बना लेते हैं। इस बैलेंस के अंदर प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफर टू रिजर्व्स लेस हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में है नहीं, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया। और डिविडेंड्स आपके लेस हो जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, सो लेट्स डू दिस। सो ओपनिंग बैलेंस रिटेन अर्निंग्स का कितना गिवन है? ये गिवन है 93733। सो दिस इज 93733। ये ओपनिंग बैलेंस आ गया। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 124,500। ट्रांसफर टू रिजर्व है नहीं। अब डिविडेंड्स पे बात करते हैं। अब देखो सर, डिविडेंड्स आपको ये भी दिए हुए, ये भी दिए हुए हैं। सो नेक्स्ट ईयर जो पे होगा वो तो नहीं लेंगे, जो इस साल पेड होता है वो लेते हैं, ठीक है ना। लास्ट ईयर का जो फाइनल डिविडेंड है वो इस साल पे हुआ है, तो ये वो लेंगे हम। ऑर्डिनरी डिविडेंड 0.1 है, नंबर ऑफ शेयर्स पे लगेगा, क्योंकि पार वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ शेयर्स यही होंगे 180,000। सो 180,000 इंटू 0.1 दैट इज 18,000। 18,000 का ऑर्डिनरी डिविडेंड हो गया, और प्रेफरेंस डिविडेंड 8% अप्लाई हो जाएगा 50,000 पे, सो दैट विल बी 4,000। सो 18 + 4 के डिविडेंड्स हो गए आपके, which is 22,000। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। सो बैलेंस एज एट May 31st 2010। सो कैलकुलेट करने से मुझे 93733 प्लस 124,500 माइनस 22,000, the answer is 196,233। ठीक है, so this is your statement of changes का retained earnings portion, जो उसने अप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से मांगा है। तो पुराने सवाल में मैंने पहले कंपनी अकाउंट से भी बताया था, अप्रोप्रिएशन मांग रहा है मतलब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का रिटेन्ड अर्निंग्स पोर्शन मांग रहा है सिर्फ। सो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स। फाइव, 4, 3, 2, 1। अच्छा बेटा 10 सेकेंड्स और दे रहा हूँ, अगर कोई सवाल है तो मुझसे वो पूछना बिफोर आई मूव ऑन टू द बैलेंस शीट। एसओएफपी भी बनाना है हमने। एनी क्वेश्चंस? ऑल गुड? ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अब हमने एसओएफपी बनानी है। एसओएफपी के लिए मैं आपको वैल्यूज निकाल देता हूँ। ये 3 रेशियोज हम यूज कर चुके हैं, और बाकी रेशियो जो हमने यूज नहीं किए ये एसओएफपी के इस्तेमाल में आएंगे। ठीक है, सो लेट्स गो थ्रू ईच वन ऑफ द रेशियोज और इससे वैल्यू सारा कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है,
ऑलराइट, सो सबसे पहले हमें दिया हुआ है क्रेडिटर्स टर्नओवर। सो क्रेडिटर्स टर्नओवर मतलब ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो है। मैं सारी टर्म न्यू यूज कर रहा हूँ और आप भी न्यू टर्म्स यूज करें ताकि आपकी आदत ना खराब हो। सो ट्रेड पेबल्स टर्नओवर पीरियड, ये इसने हमें दिया हुआ है कितना डेज में दिया हुआ है 40 डेज। सो एनीबॉडी, क्या होता है फॉर्मूला बेटा, कौन बताएगा? नो वन, किसी को याद नहीं है? यस, दैट इज ट्रेड पेबल्स अपॉन क्रेडिट परचेजेस इंटू 365। ठीक है, सो ट्रेड पेबल्स अपॉन क्रेडिट परचेजेस इंटू 365 है ये। ऑलराइट, सो कितने डेज था ये? 40 डेज था। ट्रेड पेबल्स ही हमने निकालने, वो हमें नहीं पता। क्रेडिट परचेजेस कितनी है? हमने जो परचेजेस की वैल्यू निकाली थी बेटा वो थी 555, और इसने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि सारी गुड्स जो हैं वो क्रेडिट पर ही हैं। तो 555,000 की क्रेडिट परचेजेस हो गई इंटू 365। तो अब कैसे निकालेंगे आप इसको, ट्रेड पेबल्स को? तो ट्रेड पेबल्स विल बी 555,000, ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 से, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 365, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 365 से। सो 555, सो 555,000 into 40 divided by 365, that is 60,822, 60,822, ये आपके पास ट्रेड पेबल्स का फिगर आ गया। ठीक है, इसके बाद उसने हमें एक रेशो दिया हुआ डेटर्स टर्नओवर विच इज ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर पीरियड या ट्रेड रिसीवेबल्स पेमेंट पीरियड। टर्नओवर पीरियड भी कहते हैं, पेमेंट भी कहते हैं, तो यहाँ मैं जरा दूसरी टर्म यूज कर लेता हूँ स्लाइटली। ट्रेड रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड, पेबल्स के लिए पेमेंट पीरियड, इसके लिए कलेक्शन पीरियड, क्योंकि रिसीवेबल से पैसे हम कलेक्ट करते हैं। सो दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन क्रेडिट सेल्स इंटू 365 अगेन। तो ये हमें पीरियड दिया हुआ है 45 डेज का। सो 45 इज इक्वल्स टू ट्रेड रिसीवेबल्स, हमने कैलकुलेट करने उसको एज इट इज लिख दिया। क्रेडिट सेल्स देखते हैं क्या पूरी सेल्स क्रेडिट है या कुछ है। 50% ऑफ द रेवेन्यू वाज ऑन क्रेडिट, तो सारी सेल्स क्रेडिट पे नहीं है, तो रेवेन्यू हमें 870,000 दिया हुआ है, इसका हाफ होंगी क्रेडिट। सो 870,000 का 50% या डिवाइडेड बाय 2 कर लो इंटू 365। So that is 45 is equals to trade receivables upon 870 divided by 2 is 435,000 into 365। अब आपने इसको यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर देना है। So your trade receivables will now be 45 times 435,000, और ये 365 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। So this is 45 into 435,000 divided by 365, 53,630, 53,630, ये हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव गॉट करंट रेशो। सो नाउ करंट रेशो इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। पहले बेटा इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 10 सेकेंड्स दे रहा हूँ। 5 more seconds. All right. So now current ratio. So current ratio, as we know from AS, is current assets upon current liabilities. All right. अच्छा, in the absence of any other information, हम यही assume करते हैं, ratios के सवाल में याद रखिएगा कि current assets में 3 चीजें ही हैं, which is closing inventory, trade receivables और बैंक। ठीक है,
और करंट लायबिलिटीज के अंदर एक ही फिगर है ट्रेड पेबल्स। तो ये हमारी जनरल अजम्पशन होती है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज इन द क्वेश्चन। सो करंट लायबिलिटीज के अंदर सिर्फ अगर ट्रेड पेबल्स हैं तो ट्रेड पेबल्स की वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं 60,822, राइट। सो 60,822 ये हमारी ट्रेड पेबल्स यानी कि करंट लायबिलिटी की वैल्यू हो गई। करंट रेशो जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2.5:1। तो 2.5:1 का मतलब कोई नहीं, डिवाइड बाय 1 करो ना करो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। और ऊपर करंट एसेट्स की हमारे पास अब वैल्यू आ जाएगी। सो देयरफॉर हमारे पास अब जो करंट एसेट्स की वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लाई कर दें, तो दैट विल बी 60,822 टाइम्स 2.5 विच इज 152,055। ये आ गई हमारे पास करंट एसेट्स की वैल्यू। और इसके बाद हमने क्या करना होगा कि टोटल करंट एसेट्स आ गए। अब देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री हम पहले ही निकाल चुके हैं ऊपर इनकम स्टेटमेंट में, राइट। ये हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री थी 60,000 की। रिसीवेबल्स हम निकाल चुके हैं, वो हैं 53,630। अब बैंक की हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। सो 60,000 की क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है, फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट रिसीवेबल्स आर 53,630 प्लस रिसीवेबल्स आर 53,630। अब बैंक रह गया तो बैंक की फिगर निकाल लेते हैं। 152,055 टोटल है करंट एसेट्स का। सो 152,055 में से हम 60,000 माइनस करेंगे और 53,630 माइनस करेंगे। सो बैंक की हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ गई 38,425। ये हमारे पास हो गया बैंक का फिगर, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कोई और रेशो दिया हुआ था। यस, नॉन करंट एसेट्स टर्नओवर दिया हुआ है 2 times। So let's quickly do this. Non-current assets turnover. So that is turnover यानी कि sales upon non-current assets. So non-current assets turnover कितना given है? 2 times given है हमें। So 2 is equals to sales की वैल्यू थी हमारी 870,000। So 870,000 upon NCA. Therefore आपका जो NCA हो जाएगा that will be 870,000 divided by 2. So that will be 870 divided by 2, which means 435,000. ठीक है, तो ये आपका NCA का फिगर आ गया and that is it। ठीक है, अब हमने सारे फिगर्स निकाल लिए। बाकी डिबेंचर्स आपको गिवन है, ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स गिवन है और रिटेन अर्निंग्स हमने यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस निकाली। अब सिर्फ आपने बैलेंस शीट में वैल्यूज इनपुट करनी है। सारी वैल्यूज मैंने आपको निकाल के दे दी हैं। इसका भी बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 10 सेकेंड्स दे रहा हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। ऑलराइट जी बेटा, सो एनी क्वेश्चंस? बेटा अगर समझ आ गया तो एक ओके का मैसेज लिख दें क्विकली, हरी अप, जल्दी से। ऑल गुड? क्विकली बेटा सब लोग जरा एक ओके का मैसेज लिख दीजिए। जी लालन बताइए, करंट लायबिलिटी में क्या इशू है? जो ट्रेड पेबल्स हमने निकाला बस वही करंट लायबिलिटी है आपकी, उसके अलावा कोई और करंट लायबिलिटी नहीं दी हुई। बेटा ये बस अजम्पशन यही होती है रेशियोज के सवाल में हमेशा से, या तो फिर वो आपको बताए कि कोई अक्रूड एक्सपेंसेस है या बैंक ओवरड्राफ्ट है। अगर वो नहीं बता रहा ना, देखो ट्रेड पे करंट लायबिलिटी में जनरली क्या होता है, ट्रेड पेबल्स होते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, अक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं। तो ना वो अक्रूड एक्सपेंसेस के बारे में कुछ बता रहा है, ना बैंक ओडी का कुछ बता रहा है, ठीक है। और जो है तो फिर अब इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है ना, सिर्फ ट्रेड पेबल्स बचते हैं। तो रेशियोज के सवाल में जनरल अजम्पशन यही आप रखिएगा, अनलेस वो क्वेश्चन में कुछ और आपको डेटा दे दे। ठीक है लालन? ऑलराइट,
ठीक है बच्चों, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके पास ग्रुप के ऊपर भेज, ये सवाल आप दोबारा से करेंगे, इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपके पास जो है वो भेज रहा हूँ ग्रुप के ऊपर, वो आपने करने होंगे, ठीक है। यामीन, कैन यू हेयर मी? जी सर। यामीन, कैन यू? बेटा ये क्वेश्चन नोट करो जरा, ये व्हाट्सएप पे भेज देना ग्रुप पे, ठीक है। सर एक मिनट। जी सर बोलें। नवंबर 12 पेपर 42 क्वेश्चन 1। एक मिनट सर। नवंबर 12 सर, नवंबर 12 42 1। सही है सर। आगे। नवंबर 14 जी सर 41 2। सही है। नवंबर 11 जी 41 2। तो सही है सर। एंड नवंबर 11 जी सर 43 1। 43 1 पार्ट बी एंड सी। सही है सर। ठीक है बेटा, ये ग्रुप पे भेज देना। जी सही है, समझ में सही। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।